हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मीना बया, ड्राइंग एंड पेंटिंग थर्ड ईयर कंपोजिशन में आज आपको बताऊंगी कि कंपोजिशन के बारे में तो बताऊंगी ही, लेकिन उससे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पिछले कई वीडियोस में हम कंपोजिशन की बात करते रहे हैं और आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई है कि किस तरह अलग अलग शेप ले करके, अलग अलग आकार लेके उनको स्पेस में रख के स्पेस डिवीज़न करना, उसके डिवीज़न के बाद उनको किस तरह से किसी सब्जेक्ट में चेंज करना, ये सारी चीज़ें हमने सीखी हैं और सीख भी रहे हैं। अभी बहुत सीखना बाकी है, अभ्यास इसमें बहुत ज़रूरी है इस विषय में। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में आती है कि वो जो अभी आपको बताना अब ज़रूरी मुझे जान पड़ता है कि आपको डिवीज़न करना भी बता दिया। एक बार शुरुआती दौर पे देखा जाए तो आपको अलग अलग शेप्स में चेंज करना भी दिखाया है। लेकिन जब आप कलर भरते हैं तो कई बार आपको बहुत समस्या आती है कि कलर्स में हम क्या करें, कौन से कलर भरें। ये तो फर्स्ट ईयर में आप लोग सभी पढ़ चुके हैं कलर स्कीम्स के बारे में, लेकिन अब यहाँ पर एक बार हम फिर रिवीजन कर लेते हैं तो आपको आसानी हो जाएगी। देखिए, कलर है तो पहले तो जैसे है ना, एक्रोमेट्रिक कलर स्कीम हो गई। इसमें हम ले लेते हैं ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट दरअसल में कोई कलर नहीं होता है, ये साइंस भी इसको कलर नहीं मानती है। ये हमको दुनिया में समझने के लिए जैसे उजाला और अंधेरा, तो उजाले को हमने वाइट से डिफाइन कर दिया और अंधेरे को ब्लैक से कर दिया। रात है मतलब ब्लैक, यदि दिन है यानी वाइट। तो इसको हम अभी कलर के हिसाब से ही आपको मैं समझाती हूँ कि ये ब्लैक कलर और वाइट, ये दोनों हैं एक्रोमेट्रिक कलर स्कीम में आते हैं, एक्रोमेट्रिक कलर के हिसाब से जाने जाते हैं। दूसरा है मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक में एक ही कलर, कोई भी, जैसे हमने रेड ले लिया और इधर ये ब्लैक रख दिया, इधर वाइट रख दिया। अब इन दोनों, रेड कलर ये है, इसमें ब्लैक की मात्रा, अब यहाँ से शुरू करते हैं। ब्लैक में रेड की मात्रा धीरे 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 हम बढ़ाते जाएं, दोनों कलर का मिक्स करके, और यहाँ आते आते प्योर रेड रह जाए। फिर वापस रेड में धीरे धीरे वाइट की मात्रा बहुत ही धीरे धीरे मिलाते जाएं। जितना ज़्यादा आप वेरिएशन करेंगे उतने ज़्यादा आपको टोन्स मिलेंगे। ये यहाँ पर मैंने बहुत पास में लिखा है ये समझाने के लिए, लेकिन आप चाहें तो इसके आप कितने ही बना सकते हैं, मतलब 10, 20, 40, 50, बीच में कितने सारे टोन्स बन सकते हैं, गहरे और हल्के। एक उदाहरण दूँ, आप लोग मैचिंग लेने के लिए मार्केट में जाते होंगे, है ना। जैसे आपको दुपट्टा लेना है, कोई भी साड़ी का ब्लाउज मैच करना है, फॉल लेनी है, कुछ भी, उसमें आपको क्या होता है, रेड तो कलर चाहिए, लेकिन आपको उसमें कई सारे अलग शेड्स, नहीं नहीं ये शेड तो भैया ऐसे नहीं मिलता, इसे डार्क चाहिए, लाइट चाहिए, थोड़ा पर्पलिश की तरफ चाहिए, थोड़ा ये चाहिए, है वो सारे रेड ही हैं, लेकिन उसकी टोन चेंज होती है। लाइट एंड शेड यानी अंधेरा और उजाला बढ़ जाने से, सफ़ेद और काला रंग की मात्रा उसमें बढ़ जाने से उसके शेड्स अलग हो जाते हैं। तो इस वजह से फिर हमको अलग अलग कई सारे एक ही कलर के शेड मिलते हैं, तो उसको हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम, जिसमें मोनोक्रोम दूसरा कोई कलर नहीं है, एक ही रंग योजना। तो इसको हम कहते हैं एक वर्णीय, हिंदी में रंग योजना, ठीक है। ऊपर वाली जो है वो आपको एक्रोमेटिक कलर स्कीम के अवर्णीय, जिसका कोई वर्ण ही नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कलर नहीं है, लाइट एंड शेड यानी अंधेरा और उजाला, छाया और प्रकाश यानी ब्लैक और वाइट। तीसरा है एनालॉगस कलर स्कीम, ठीक है। एनालॉगस कलर स्कीम में जैसे कि कोई दो कलर हैं, जैसे मान लीजिए कलर सर्किल, यहाँ पर मैं आपको बना के बताती हूँ। 3 हमारे मेन कलर होते हैं, रेड, ब्लू एंड येलो। अब येलो और रेड, इन दोनों को मिलाने से बनता है ऑरेंज, येलो और ब्लू मिलाने से बनता है, येलो और ब्लू मिलाने से बनता है ग्रीन, ब्लू और रेड वायलेट। अब ये येलो और
ऑरेंज ले लो या येलो और रेड के बीच में जितनी पास पास की टोन्स बनती है, यानी येलो ऑरेंज, ठीक है, इसके बीच में जितनी जितनी पास पास की टोन्स बनती है, इनके मात्रा को बढ़ाने या घटाने से फिर रेड की तरफ जा रहे हैं तो इधर, तो ये एनालॉगस कलर स्कीम हुई। इसको हम बोलते हैं समीपवर्ती रंग योजना। फोर्थ नंबर पे हम लेते हैं, इसमें आएगा कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है विरोध। आप कहेंगे कि यह तो कॉम्प्लीमेंट है तो विरोध कैसे हुआ? विरोध इस तरह से कि जब कोई अच्छा है तो बुरा निकलता है, उसमें से सामने आता है, बुरा है तो अच्छा निकलता है, यानी कि वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को अलग करने का काम करते हैं। हम इस कलर जो सर्किल है इसके माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ, इससे समझते हैं हम। इसमें यानी विरोधी रंग योजना, इसको हिंदी में विरोधी रंग योजना कहते हैं। ये विरोधी रंग योजना हो गई। विरोधी मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट जो होंगे। ग्रीन का ऑपोजिट रेड हो गया। यदि कहीं रेड है और उसके ऑपोजिट यदि ग्रीन है तो वो दोनों ही एक दूसरे को निकालते हैं। ग्रीन भी बहुत एकदम से चमक के दिखता है, रेड भी आपको दिखता है। फिर येलो है, उसका जो ऑपोजिट कलर है वॉयलेट है। अक्सर येलो का जब भी पूछते हैं उसका ऑपोजिट कलर क्या है तो ब्लू बता दिया जाता है, पर वो गलत है। तो आप कभी भी एग्ज़ाम में, और ये आपके जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसमें ये कई सारी चीज़ें आती है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है येलो का जो ऑपोजिट है वो वॉयलेट है और ऑरेंज का और ब्लू। तो अब आप देख लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे कि ये रेड हो गया और ये ग्रीन हो गया, तो ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री विरोधी रंग योजना। फिर जो ये पांचवा आता है मल्टी कलर स्कीम। मल्टी कलर में क्या है कि जहाँ एक से अधिक रंग योजनाएं साथ में काम ली जाती, जैसे ऊपर जो मैंने जितनी भी बताई इसमें से कोई 2 योजना एक साथ काम में ले ली, 2 कलर स्कीम साथ में काम ले ली, एक ही नहीं ली, एक से ज़्यादा कलर उसमें काम में ले ली, तो उसको हम कहेंगे बहुवर्णीय रंग योजना। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ मान लीजिए आपने एक्रोमेटिक कलर स्कीम भी ले ली प्लस मोनोक्रोम ले लिया, तो ये हो गई आपकी बहुवर्णीय रंग योजना। एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब भी हम रंग योजना चित्र में काम में लें तो दोस्त रंगों को हमको काम में लेना चाहिए, यानी आसपास के रंगों को, जिससे हार्मनी बनती है, मेलोडी बनती है, रिदम भी बनता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जैसे मान लीजिए कोई बहुत अच्छा सा कुछ काम चल रहा है, उसमें यदि कोई आपकी क्लास है मान लीजिए, उसमें सभी बच्चे अच्छे हैं लेकिन 2-3 बच्चे ऐसे हैं कि जो हमेशा आपसे कुछ लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं मान लीजिए, तो वो हार्मनी नहीं होती ना आपकी उनके साथ में, कहते हैं कि केमिस्ट्री नहीं मैच खा रही है। तो वो चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए कि जो हम कलर यूज़ करें उसमें इस तरह से कलर यूज़ करें कि एक दूसरे के साथ एक रिदम बना रहे, हार्मनी बनी रहे, सारी चीज़ें बड़े प्लेफुल तरीके से आनंद दें। यदि और कहीं आपको एक दूसरे से कहीं कुछ चीज़ हाईलाइट करनी है तो उसका ऑपोजिट कलर आप डाल सकते हैं। मान लीजिए सारे चीज़ें आप एक रिदम में चल रही है कि आसपास के कलर यूज़ किए, लेकिन कुछ चीज़ें कि आपको अलग से निकालनी है, उसको हाईलाइट करना है, तो आप उसका विरोधी रंग वहाँ थोड़ा सा डाल सकते हैं। तो उससे क्या है कि वो एक मोनोटोनी भी टूटती है, यानी एक रास्ता जो एक जैसा चीज़ चल रही है उसमें भी एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है, वो भी ब्रेक होती है, और उसके बाद में वो चीज़ को आप अलग भी दिखा सकते हैं और बाकी वैसा ही चलता रहे। तो आप ये देखिए कि इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए आप जब भी कलर भरें उस तरह की कलर स्कीम जो है काम में लें। इसके अलावा ये काम जो है आप उस वक्त भी आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि जब आप कोई विषय बना रहे हैं और उस विषय को स्पष्ट करने के लिए आपने मान लीजिए कुछ मेन फिगर्स बनाए हैं या मेन ऐसे कुछ फॉर्म्स बनाए हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं जिनको आप अलग दिखाना चाहते हैं,
तो उस समय भी ये वाला टेक्निक वहाँ पर काम में ले सकते हैं। कलर को चूज़ करते समय एक बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि कलर्स आप कम से कम यूज़ करें। कम से कम का मतलब नंबर ऑफ कलर्स। आप ऐसा कतई नहीं सोचें कि कम कलर का मतलब है कि बहुत कम कलर लिया, ज़्यादा पानी डाल दिया और उसको ब्रश से आप फेर रहे हैं। नहीं, कलर में जो एक पिगमेंट होना चाहिए, जितना पानी और कलर का रेशो है वो जितना होना चाहिए उतना आप ज़रूर रखें। उसकी कलर की एक आपके पिक्टोरल स्पेस पे बॉडी बननी चाहिए। ऐसा ना लगे कि उसके अंदर कलर तो है ही नहीं, पानी खूब बहुत सारा जो है भर गया है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको लगे कि ये प्रॉपर, कैसे हम जानें कि ये कलर और पानी का जो रेशियो है बराबर है। अपने आप से जब आप कलर में डाल के ब्रश चलाएंगे तो आपको लगेगा कि ब्रश चल रहा है नहीं, उसको आप ठीक से मूव कर पा रहे नहीं, या आप उस कलर को शीट के ऊपर ठीक से अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं है। बहुत ज़्यादा पतला होगा तो वैसे ही बहेगा, बहुत मोटा है तो ब्रश चलेगा ही नहीं, बहुत गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा। इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना। अब आप इस तरह के छोटे छोटे एक्सरसाइज कर लें और ये आपका असाइनमेंट समझें आप, और इसको आप छोटा छोटा एक्सरसाइज करके फिर उसकी आप जो है आगे प्रैक्टिस जारी रखें। थैंक यू सो मच।